अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं हूं गज़ाल और आप देख रहे हैं समा मनी। आज हमारे साथ एक ऐसे विजनरी एंटरप्रेन्योर मौजूद हैं who is at the forefront of Pakistan's pharmaceutical industry. He runs one of the biggest pharmaceutical companies of Pakistan, and he has also been the former chairman of Pakistan's Pharmaceutical Manufacturer Association and is now a member of PPMA's Central Executive Committee since 2009. So without any further ado, let's welcome Mr. Hamid Raza. Assalamu alaikum Hamid sir, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि हाउ डिड यू कम इनटू द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री? ये सफ़र का आगाज़ किस तरह हुआ? सबसे पहले तो मैं गज़ाल आपका और मैडम ज़ारा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि यू इनवाइटेड मी फॉर टुडे। इट वाज़ जस्ट बाय एक्सीडेंट, इट वाज़ नॉट प्लान्ड। वी गॉट फ्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, वी वर टू फ्रेंड्स, वी थॉट के बजाय इसके कोई जॉब करें, तो वी ट्राइड टू स्टार्ट अ बिज़नेस ऑफ फार्मास्यूटिकल फ्रॉम वेरी स्मॉल स्केल। तो अल्लाह के फज़ल से उसमें फिर हमें कुछ कामयाबी मिली। देन इन 2005 वी केम इनटू द मैन्युफैक्चरिंग। तो क्या आपका एजुकेशन बैकग्राउंड भी फार्मास्यूटिकल्स का ही था? No, I studied business and I studied sciences. And then I told you it was not planned, it was just by accident. We got an opportunity to enter into this business and we tried hard and Allah is very kind to give us success. तो आपकी फर्स्ट जॉब भी यही थी या इससे पहले भी आपकी कोई जॉब रही I थी? just started my business. I have माशाल्लाह। not done any job. अच्छा, एज़ यू आर वन ऑफ द टॉप फार्मा एक्सपोर्टर्स एंड यू आर द फर्स्ट कंपनी जिसको एनएसएफ की तरफ से सर्टिफिकेशन भी मिली है, तो हाउ डिड यू अचीव दिस लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी? Actually, it's all starts from the mindset. If you have a growth mindset and you think that this is possible, और अगर दुनिया में ये काम पहले किसी ने किया है तो आप भी कर सकते हैं एंड यू ट्राई योर हार्ड, तो उससे आसानी होती है आपको अपने गोल्स अचीव करने में। और आपको सर्टिफिकेशन मिली ही मिली और इसके साथ ही साथ योर कंपनी बिकेम द फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी फ्रॉम पाकिस्तान टू बी लिस्टेड ऑन अमेज़न। तो यस। वो जब अचीवमेंट थी तो आपको कैसा फ़ील हुआ और उसके पीछे की क्या ड्राइविंग फ़ोर्स थी? एक्चुअली देखिए, मैं बल्कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ही मैं ये बात करना चाहूँगा कि दुनिया में आपके कंट्रोल में जो एक चीज़ है वो आपका अपना ब्रेन है। जी। आप क्या करेंगे अगले लम्हे, दुनिया क्या करेगी, मुआशरा क्या करेगा, यू कैन नॉट हैव काइंड ऑफ अ कंट्रोल ऑन दैट। इफ़ यू कंट्रोल योर माइंड, सो यू हैव नो लिमिट टू योर डेस्टिनेशन, योर थिंकिंग और व्हाट यू कैन अचीव। तो फर्स्ट थिंग इज़ यू डिसाइड वेयर यू वांट टू गो, उसके लिए फिर आप उसी डायरेक्शन में मेहनत करते हैं। योर ऑब्जेक्टिव ड्राइव्स योर एवरीडे रूटीन। तो हमने सोचा कि इफ़ एवरी कंपनी फ्रॉम एवरीवेयर इन द वर्ल्ड इज सेलिंग ऑन अमेज़न, व्हाई नॉट वी कैन? इफ अ लॉट ऑफ कंपनीज इन द वर्ल्ड दे गेट एनएसएफ सर्टिफिकेशन, व्हाई नॉट वी कैन? वी कंप्लाइड। उनके फिर इंस्पेक्टर्स आए पाकिस्तान में, दे हैड ऑडिट फॉर 5 days। अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट सक्सेसफुल इन सर्टिफिकेशन। तो आज के दिन में अगर आप समझें कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा एस्केप रूट क्या है कि हम डॉलर्स लेकर आएँ, एक्सपोर्ट को बढ़ाएँ। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए आपको सर्टिफ़िकेशंस चाहिए। इंटरनेशनल कोई भी चीज़ आप बेचना चाहते हैं तो आपको उसकी सर्टिफ़िकेशंस चाहिए। वन्स यू कंप्लाई विद दिस स्टैंडर्ड्स एंड सर्टिफ़िकेशन, द मार्केट इज़ ओपन फॉर यू। एक्सपोर्ट्स की आपने बात की तो नॉर्मली हम यही देखते हैं कि पाकिस्तान में अमूमन जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, उनकी जो जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, जो हमारे लोकल मार्केट में अवेलेबल होती हैं, उनकी क्वालिटी में एक सब्सटैंशियल डिफरेंस होता है। तो ये ऐसा क्यों है और आपकी कंपनी में जो टेक्नीक्स हैं वो कितना डिफ़र करती हैं बाकी कंपनी से? देखिए, जैसे मैंने पहले बात की ना, असल चीज़ है कि आप कहते हैं मेरी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैं कहता हूँ मेरी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो हू विल डिसाइड? द सर्टिफ़िकेशंस एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स विल डिसाइड। अगर आपने कोई दवा अमेरिका में भेजनी है तो उसके लिए आपको यूएस एफडीए का सर्टिफिकेशन चाहिए। अगर आपने दवा के अलावा कुछ चीज़ें भेजनी है, जैसे फूड है, न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, तो एनएस सर्टिफिकेशन आपकी काफ़ी हेल्प करती है। जीएमपी सर्टिफिकेशन आपकी काफ़ी हेल्प करती है। तो सर्टिफिकेशंस जो हैं, जैसे ही पाकिस्तानी कंपनीज, अब के बहुत ज़्यादा लोग सोच रहे हैं इस तरफ, दे आर गोइंग टुवर्ड्स द इंटरनेशनल कंप्लायंस। जब आप कंप्लायंस कर लेंगे तो दुनिया में आप देखें, अगर 100 रुपए की दवा बिकती है तो 52% इज ओनली इन यूएस, बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ द मेडिसिन। उनका मेडिकल केयर बहुत अच्छा है। तो हमारी डेस्टिनेशन यही होनी चाहिए कि हम दुनिया की जो स्ट्रिंजेंट मार्केट्स हैं वहाँ पे अपना स्टॉक बेचें और वहाँ से डॉलर अपने मुल्क में लेकर आएँ। ये बात तो आपकी सही, लेकिन मेरा सवाल वही रह गया कि क्या आप जिस क्वालिटी उसी तरह जो एक्सपोर्ट क्वालिटी पे फ़ोकस करते हैं, क्या आपके कंपनी की जो दवाइयाँ हैं, जो लोकल मार्केट में अवेलेबल हैं,
क्या वो भी उसी क्वालिटी देखिए स्टैंडर्ड्स को मीट करती इतना हैं? फ़र्क नहीं है, लेकिन फ़र्क फ़र्क सिर्फ़ है। चेक्स का है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने हर स्टेप पे एक चेक ऐड कर दिया और उनके स्टैंडर्ड को कंप्लाई कर लिया। आप अगर बना रहे हैं एक बीएमआर 10 पेजेस का, वो कहते हैं योर बीएमआर शुड बी ऑफ 72 पेजेस। तो ऐसा फ़र्क नहीं है कि आप बिल्कुल 100% एक का फ़र्क है। सिर्फ़ ये है कि उसको अपना माइंडसेट चेंज करके उन स्टैंडर्ड्स को वन बाय वन आपने कंप्लाई करना है। वंस यू आर ऑन दैट रोड तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अच्छा, हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात की, तो पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं स्पेसिफिकली इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर, ये बहुत ज़्यादा हैं, एंड वी आर एक्चुअली द थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। और हमारी एक्सपोर्ट्स जबकि कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम है, व्हिच डज़ नॉट हेल्प आवर इकोनॉमी एट ऑल, और ऑलरेडी हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत बदतर जा रही है। तो ये ऐसा क्यों है और उसमें क्या ऐसी इकदाम ले सकती है हुकूमत और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ इसको बेहतर बनाने के लिए? देखिए ये थोड़ा-सा मैं आपके फिगर्स को करेक्ट करूँगा कि राइट नाउ जो लोकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, दे आर प्रोड्यूसिंग 95% ऑफ द मेडिसिन्स जो कि हम सब लोग यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ 5% जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं वो पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही हैं। जैसे कोई एंटी कैंसर्स हैं, कोई बायोलॉजिकल्स हैं, क्रिटिकल केयर का प्रोडक्ट्स हैं। जो फिगर्स आप बता रहे हैं दैट रिलेट्स टू दी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जी। क्योंकि जो हम रॉ मटेरियल मंगाते हैं, रॉ मटेरियल या पैकेजिंग मटेरियल, वो दवा बनती यहाँ पे लेकिन वो चीज़ें बाहर से आती हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि as a nation, as a country, as a government, we have to be manufacturing based, not import or trade based. अगर हम इनकरेज करेंगे फार्मास्यूटिकल सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग को और ख़ास तौर पे जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग को, एक्सिपिएंट्स की मैन्युफैक्चरिंग को, उसकी इनेबलिंग पॉलिसीज़ बनाएंगे, तो बहुत जल्दी है कि हमारी रिलायंस जो है वो फॉरेन मटेरियल पे ख़त्म होगी और हम यहाँ से बना के एक्सपोर्ट करेंगे। तो किस तरह वो रिलायंस ख़त्म की जाए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि पॉलिसी इनिशिएटिव्स। पॉलिसी इनिशिएटिव हुआ एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के लिए, और अभी आज के दिन में हम तकरीबन 8 टू 10% लोकल मटेरियल्स बना रहे हैं। जी। लेकिन जो पाइपलाइन में इस वक़्त फैक्ट्रीज़ हैं, इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स 25 टू 30% रिलायंस हमारी लोकल हो जाएगी। कि वी गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम द लोकल मैन्युफैक्चरर्स। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल जो इकोनॉमिक कंडीशन है हमारी, वो इतनी बदतरीन जा ही रही है, और इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे फार्मा जाइंट्स हैं जिनको लॉसेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसमें आपकी कंपनी की क्या अप्रोच रही है टू सस्टेन योर बिजनेस? देखिए, इस वक़्त फार्मास्यूटिकल के अलावा आप किसी भी सेक्टर की बात करें, आइदर पीपल हू आर सैलरीड, पीपल हू आर डूइंग स्मॉल बिज़नेस और इवन लार्ज स्केल बिज़नेस, द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन हैज़ गॉन मच अप। तो ए काइंड ऑफ एक सर्वाइवल मोड में लोग चल रहे हैं। आप अगर 2019 अगस्त की बात करें और 2023 अगस्त की बात करें, तो 124 से आपका डॉलर जो है अराउंड 300 पे जंप किया है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जो ज़्यादा इफ़ेक्ट इस वजह से हुआ है कि आपका 93% रॉ मटेरियल इंपोर्ट बेस है, पैकिंग मटेरियल इंपोर्ट बेस है। वही चीज़ जो आप मंगा रहे थे 19 में 124 के डॉलर पे, अभी आप मंगा रहे हैं 300 के डॉलर पे। लेकिन दूसरी साइड पे आपका जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो आप खुद से नहीं बढ़ा सकते। अगर कोई भी चीज़ आप ब्रेड लेने जाते हैं, मिल्क लेने जाते हैं, एग्स लेने जाते हैं, चिकन लेते हैं, जैसे ही कॉस्ट बढ़ती है, रेट बढ़ जाता है। क्योंकि उसका रिटेल प्राइस कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट से। फार्मास्यूटिकल के अंदर आप ₹1 भी कीमत नहीं बढ़ा सकते जब तक कि आपको फेडरल गवर्नमेंट अप्रूवल ना दे। अब फेडरल गवर्नमेंट में हो ये रहा है, एवरी गवर्नमेंट लास्ट 3, 4, 5 गवर्नमेंट्स, कि दे हैड मेड इट अ काइंड ऑफ अ politicized थिंग टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ द मेडिसिन। अभी आपको बहुत सारी लो प्राइस मेडिसिन मार्केट में नहीं मिल रही है। उसका रीज़न भी यही है कि जैसे ही आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग लागत है, वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ऊपर चलेगी, वो कंपनी, क्योंकि कंपनी एक कमर्शियल इदारा है। नो डाउट दे आर डूइंग अ गुड बिज़नेस, एक अच्छी कॉज़ के लिए काम कर रहे हैं, बट इफ दे आर नॉट सर्वाइविंग, दे विल स्टॉप दैट प्रोडक्ट। तो उस वजह से जो लो प्राइस प्रोडक्ट्स हैं, वो मार्केट से गायब हैं। तो करना इसमें ये चाहिए कि रैशनलाइज़ करना चाहिए। अगर एक गोली जो है वो ₹1 की है और आप उसको वो मिल नहीं रही, उसकी कीमत ₹2 हो जाती है लेकिन वो मिलना शुरू हो जाएगी, तो सबसे महँगी दवा वो है जो नहीं मिल रही, बेशक। क्योंकि इससे पेशेंट सफ़र कर रहा है। तो इसको रैशनलाइज़ करने की या डॉलर प्राइस के साथ लिंक करने की बहुत ज़रूरत है। अगर डॉलर नीचे आता है, आप कम भी कर सकते हैं। लेकिन चूँकि मटीरियल्स, इसके पैकेजिंग और रॉ बाहर से आ रहे हैं, दे आर लिंक्ड विद द डॉलर राइज़।
और रिसेंटली हमने देखा कि एलसीज़ का एक बैकलॉग क्रिएट हो गया था, जिसकी अगेन सेवरल फैक्टर्स उसके रीज़न है, जिसमें से एक मेजर तो हमारा इकोनॉमिक सिचुएशन ही है, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं उनकी शॉर्टेज हो गई थी पाकिस्तान में। तो गवर्नमेंट ने तो एक रोल प्ले करना ही करना है, एक बहुत वाइटल रोल, लेकिन उसके साथ-साथ जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं और जो फार्मेसीज़ हैं, हेल्थ केयर नेटवर्क्स हैं, इन सब ने मिलकर एक जॉइंट वाइटल रोल प्ले करना है। तो इसमें आप किस तरह का रोल प्ले कर रहे हैं और आप क्या चाहते हैं कि किस तरह इसको बेहतर किया जाए? देखिए, जनवरी एंड फरवरी 23 वर द वर्स्ट मंथ्स, नो एलसीज, नो बैंक कॉन्ट्रैक्ट्स, नो इम्पोर्ट। देखिए, आपने एक चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है और मटेरियल आपने मंगाना है। अगर मटेरियल मंगाने में पाबंदी होगी, वो चीज़ नहीं बन सकती। देन वी हैड अ मीटिंग विद द फाइनेंस मिनिस्टर, विद द प्राइम मिनिस्टर, एवरीबॉडी इन द लूप, एंड दे रियलाइज्ड, एंड वी थैंक देम वेरी मच कि उन्होंने इसको स्पेशल लिस्ट में डाला कि मेडिसिन और उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल्स हैं, उस पे कोई एलसी या उसकी पाबंदी नहीं होगी। अभी रिसेंटली थोड़ा-सा इश्यू आ रहा है, लेकिन द इश्यू इज़ रिज़ॉल्व्ड। व्हाट वी कैन प्ले अ रोल एज़ अ कंपनी और एज़ अ इंडस्ट्री इज़ कि वी बिल्ड योर इन्वेंटरीज़ टू 2 टू 3 मंथ्स, क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री है। आपका कोई वबा आ जाती है खुदा ना से, जैसे आजकल शोबे चश्म है, आपके पास अगर दवाई नहीं है तो आप क्या करेंगे? इतनी जल्दी तो कुछ इम्पोर्ट नहीं हो सकता, या कोई फ्लड आ जाता है या कोई ऐसा नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, you have to keep the inventories to certain level. अच्छा, ये कैलामिटी से जो मेरे ज़हन में सीधा ही बात आती है, और जो आप रेगुलेशंस वगैरह की भी बात कर रहे थे, देखें इवन दो रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं हमारे, स्पेशली इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फिर भी हम आयरोस क्वालिटी एश्योरेंस के इश्यूज़ देखते हैं। अभी कल ही बहुत न्यूज़ वायरल भी चल रही थी, और बहुत अफसरदगी से मुझे ये कहना पड़ा कि ये जो अवेस्टन इंजेक्शन वाले जो पूरी कहानी थी, जिसकी वजह से मल्टीपल पीपल हैव लॉस्ट देयर विजन, तो रेगुलेशंस होने के बावजूद ऐसी मैल प्रैक्टिसेस किस तरह हो रही हैं? देखिए, मैल प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। आप उसको कोशिश कर सकते हैं कर्ब करें बाय द इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ, लेकिन थोड़ा सा मैं इस पे आपको ब्रीफ करना चाहूँगा, इफ़ आई हैव 1 मिनट। देखिए, पहले अंडरस्टैंड ये करना है कि ये दवा क्या है, किस लिए इस्तेमाल होती है और हुआ क्या, सो दैट वी नो द फैक्ट्स। फर्स्ट थिंग, दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय एनी मैन्युफैक्चरर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये दवा नहीं बनी, ये दवा इम्पोर्ट होती है। और जब कोई डायबिटिक बंदा है या किसी की आँख की विज़न जा रही है, तो उसको स्लो डाउन करने के लिए ये इंजेक्शन आँख में लगता है। ये इंजेक्शन आता है तकरीबन 16 एमएल के अंदर या 50 एमएल के अंदर, बड़ी वायल आती है इसकी। एक इंजेक्शन की प्राइस है 80,000 रुपीज़। जो हॉस्पिटल्स हैं जैसे शौकत खानम है या कोई आई हॉस्पिटल है, वो बड़ी वायल को मँगा के वो उसको डिस्पेंस करते हैं अंडर कंट्रोल एनवायरनमेंट, ताकि ज़्यादा पेशेंट्स को मिल जाए। अभी कोई साहब who has done a very wrong thing, illegally, not under license, not under any of the controlled environment, what they tried कि बड़ी वाइल से छोटी सिरिंजें भर के लोगों को सप्लाई कर रहे थे। तो उनके कहने का मकसद ये था कि भाई आपको जो डोज चाहिए वो उसको मिल गई। लेकिन कोई भी ऑपरेशन जो स्टीराइल ऑपरेशन है, जिसमें कि आपकी ब्लड के अंदर कोई चीज़ जा रही है, जिस्म के अंदर चीज़ जा रही है, उसको आप ओपन एनवायरनमेंट में, इवन बिल्कुल यहाँ भी भी नहीं। आप नहीं कर सकते। जी। So what they have done, number one, without any license from the federal government, they try to do a thing which they should not. दूसरा उन्होंने ये किया कि उसकी इंटेग्रिटी प्रोडक्ट की ख़राब की और उसको स्मॉल डोजेज में सप्लाई किया, विच इज़ अगेंस्ट द लॉ। और मैंने जो देखा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्शन हो रहा है। लेकिन एक चीज़ क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है कि कोई भी लाइसेंस मैन्युफैक्चर आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में स्पूरियस मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग में या जाली मेडिसिन की इन्वॉल्व नहीं है। ये कौन लोग करते हैं? जो ऐसे यानी ख़राब एलिमेंट माशरे में होते हैं, छुप के करते हैं। कभी लाइसेंस लेके कोई जाली का काम नहीं करता। तो जाली का काम जो करने वाले हैं उसके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग लॉ है पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर। उस लॉ की इन्फोर्समेंट होनी चाहिए, और उन लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचना चाहिए। अच्छा सर, मैं इसी पे फर्दर बात करना चाहूँगा कि देखिए इसके हमें इसका रूट कॉज़ पकड़ना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली मैल प्रैक्टिसेस तो हर सेक्टर में होती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ़ कोई एक कंपनी या एक इंसान तो ज़िम्मेदार नहीं होगा ना। जो भी सप्लायर होगा, उससे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होगा, ऐसे मल्टीपल लोग इसमें इन्वॉल्व्ड होते हैं। और जैसे कि हम देखते भी आते हैं कि कुछ फार्मा कंपनीज़ डॉक्टर्स वगैरह को इंसेंटिव्स देती हैं, कोई अपनी दवाइयाँ जो कि उनको लेट्स से कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं उनको प्रोवाइड की जाती पेशेंट्स वगैरह को। वही आप देखें तो उन डॉक्टर्स में, उन डॉक्टर्स के क्लिनिक्स में वही वो लोग दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं उनके पेशेंट्स को। तो ये सारे रैकेट को, इस सारे मोनोपोलाइज़ेशन और माफिया को ख़त्म करना कितना ज़रूरी है?
आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। जी, पहला क्वेश्चन ये है कि जो इंसिडेंस ऑफ स्पूरियस या जाली दवाई वो कितना है? जी, तो ये गवर्नमेंट के जो अपने फिगर्स हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी सैंपलिंग होती है, इस वक़्त तकरीबन 5 डब्ल्यूएचओ एक्रेडिटेड लैब्स पंजाब के अंदर हैं। इसके अलावा 5 और हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो इनके जो फील्ड फ़ोर्स है, जो इंस्पेक्टर्स हैं, वो सैंपल्स उठाते रहते हैं, लैब्स में भेजते हैं टेस्टिंग के लिए। लेस देन 0.3% जेली मेडिसिन का इंसिडेंस है और लेस देन 3% सब स्टैंडर्ड मेडिसिन है। सब स्टैंडर्ड में क्या है कि अगर लेबल पे कुछ गलती हो गई, एड्रेस गलत लिखा गया या गोली जो है जितनी ज़ोर से टूटना चाहिए थी वो टूट के निकल आई। डिफरेंट स्मॉल चीज़ें हैं जो कि रेक्टिफ़ाई हो सकती हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड इतना बड़ा नहीं है। दूसरा आपने सवाल किया कि जो मैल प्रैक्टिसेस हैं, मैल प्रैक्टिसेस इन एवरी फील्ड देयर आर पीपल हू डू द मैल प्रैक्टिसेस। आपको पाकिस्तान में फरिश्ता सिर्फ डॉक्टर भी मिलेंगे जो कि जो जो नॉन अफोर्डिंग पेशेंट है उससे पैसे भी नहीं लेते और बल्कि उनको खुद से भी दवा देते हैं। ऐसे एग्जांपल्स भी हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस जो है कि अगर आप किसी से कुछ अंडरस्टैंडिंग से कुछ ले रहे हैं, दिस इज़ रॉन्ग एंड स्ट्रांगली डिस्करेज्ड। अच्छा, नेगेटिविटी तो खैर बहुत होगी। अब हम वापस आते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज और उनकी ग्रोथ पे। तो आप, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यू वर द पायनियर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान। तो आपको पता है हमारे एक बहुत मेजर सेगमेंट है पॉपुलेशन का जिनका ऐसा माइंडसेट होता है कि वो ना दवाइयों पे इतना ट्रस्ट नहीं करते, स्पेशली न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। तो वो बात की बात है। तो आपने कैसे मार्केटिंग टूल्स यूज़ किए थे? किस किस टूल को आपने यूटिलाइज किया था उस सेगमेंट की सोच को बदलने में, अवेयरनेस देने में और एजुकेट करने में? ये दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव काम है किसी चीज़ का अवेयरनेस क्रिएट जी, करना। आप देखेंगे, आप ट्रैवल करते होंगे, अगर आप कभी यूएस में जाएँ या यूरोप में जाएँ, तो एक नॉर्मल हेल्दी बंदा भी मल्टीपल टाइप ऑफ सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहा है बिकॉज़ ही इज़ अवेयर। ही डोंट नो कि भी उसने डॉक्टर से नहीं पूछना जाके उसने खुद से पढ़ा, उसको पता चला कि उसके लिए विटामिन डी ज़रूरी है, उसकी मल्टीविटामिन ज़रूरी है, और ये कौन-सा कोविड के डेज़ सप्लीमेंट में हमने उसको सबसे ज़्यादा देखा एग्ज़ैक्टली था। किस कंडीशन में, किस एज में उसको क्या मल्टीविटामिन लेना है। तो उसका डायरेक्ट रेलेवेंस आप देखें उसकी एवरेज एज के साथ। हमारे यहाँ अभी थोड़ा एवरेज एज बढ़ा है, 2-3 साल का फ़र्क पड़ा है कि लोगों को अवेयरनेस आया है। वी ट्राई टू क्रिएट द अवेयरनेस कि आप देखें कि आज पाकिस्तान के अंदर आप यहाँ बैठे हैं, 83% लोग विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। जबकि लॉजिकल बात है कि यार बाहर तो धूप निकली हुई है, बेशक। धूप जो है वो एक डायरेक्ट सोर्स है। लेकिन विटामिन डी को हासिल करने के लिए आपकी बॉडी को 45% एक्सपोज़ होना है और बिल्कुल जब सन बिल्कुल सर के ऊपर है तो 15 मिनट बैठना है। कौन बैठ सकता है, कौन बैठता है? कोई भी नहीं। पॉसिबल नहीं। सो व्हेन यू आर नॉट गेटिंग दैट फ्रॉम द नेचर और फ्रॉम योर डाइट, यू नीड टू सप्लीमेंट दैट। उस सप्लीमेंटेशन की अहमियत पहले से बहुत बेहतर हुई है हमारे माशरे के अंदर। हमने यही किया कि डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, स्टूडेंट्स सबको अवेयर किया कि यू थिंक सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में जो बंदा इंपॉर्टेंट है वो आप खुद हैं। इफ़ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योरसेल्फ, तो हाउ you can take care of your family or your business or anything else. So I believe today's the most important thing is that people take care of their health. They should know what to eat, what not to eat, what supplement is required for them, and how they conduct their life every day. तो यही कि जब आपने स्टार्ट किया ये ऑब्वियसली तब तब इंटरनेट का इतना रुझान नहीं था पाकिस्तान में। तो तब आपको अवेयरनेस और एजुकेट करने में लोगों को क्या चैलेंजेस फेस आए और वो क्या आप मुझे खुद भी याद है जाते थे? हमने फर्स्ट टाइम जब विटामिन डी इंट्रोड्यूस कराया तो लोगों ने कहा यार आप किस मुल्क में ये लेकर आ गए हैं। वी इम्पोर्टेड दैट फर्स्ट फ्रॉम फ्रांस। तो भई आप तो यहाँ पे तो ज़रूरत नहीं है लोगों को। तो इट वाज़ वेरी लेस नोन विटामिन एट दैट टाइम। तो वक़्त के साथ ये साबित हुआ कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट विटामिन यू नीड एज़ ऑफ टुडे। अगर आप अपने बालों से शुरू हो जाएँ और पाँव के नाखून तक चले जाएँ, तो आपकी बॉडी के हर ऑर्गन को विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, अगर आपकी बॉडी को नहीं मिल रहा। यूएस 97% डेफिशिएंट, पाकिस्तान 83% डेफिशिएंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यही डेफिशिएंसी चल रही। तो भले आप डेली लें, वीकली लें, मंथली लें, यू नीड टू सप्लीमेंट योरसेल्फ सो दैट योर बॉडी फंक्शंस इम्प्रूव।
और ऑब्वियसली मैं आई एम प्रिटी श्योर कि जब आप लोगों को एजुकेट कर होंगे तब आपको तरह-तरह के लोग भी मिले होंगे जिन्होंने नई-नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ बनाई होंगी कि भाई ये विटामिन्स नहीं, ये कोई ज़हर है, इसको खाओगे इतनी एज तक जाओगे, ये डेफिशिएंसीज़ हो जाएँगी। तो उनको किस तरह टैकल किया आपने? डिस्करेजमेंट बहुत थी। लाइक यार एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे लाइक 90% ऑफ द टाइम धूप निकली हुई है, हाउ यू से अस टू यूज़ विटामिन D3। लेकिन जब रिसर्च और वक्त ने ये साबित किया कि ये जो धूप है उसका एक स्पेसिफिक बैंड और स्पेसिफिक टाइम है जहाँ पे अगर आप डेली लेते हैं तो फिर ही आप उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अवेयरनेस इज़ द आंसर। तो अगर आप यू लुक बैक टू द अर्ली डेज़ और फिर आज की बात करें तो कितना पॉपुलेशन का सेगमेंट आपको लगता है कि अब इन्फॉर्म्ड है? I think it's a huge difference. You talk about like 2000 and now it's a 180-degree change. तो माशाल्लाह। अच्छा सर, मैंने आपकी बहुत ज़्यादा वीडियोस भी देखी हैं और मैंने देखा है कि आप कितना एम्फसाइज़ करते हैं ह्यूमन रिसोर्स पे, कि एक कंपनी की जो सक्सेस है वो टीम पे, उसकी ह्यूमन रिसोर्स पे कितना डिपेंड करती है। तो जब आप लोगों को हायर कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने देखा है बड़ी दफ़ा हमारे यहाँ लोग स्किल्ड तो बहुत होते हैं, लेकिन दे लैक द स्किल्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स प्रॉपर्ली। उनको अपने आप को बेचना नहीं आता या उनको अपने आप को दिखाना नहीं आता कि वो क्या पोटेंशियल रखते हैं। तो जब आप किसी का इंटरव्यू कर रहे होते हैं, किसी को हायर कर रहे होते हैं, तो व्हाट इज़ इट दैट यू लुक फॉर? देखिए मैंने आज तक हज़ारों लोगों के इंटरव्यू किए होंगे और फिर बहुत सारे लोग सैकड़ों लोग हमारी कंपनियों में भी काम करते हैं। मैं ये देखता हूँ कि जो एक फैक्टर यानी आपका स्किल लेवल कम हो सकता है, एजुकेशन लेवल कम है, लेकिन जो ड्राइव टू वर्क है यानी पैशन जो है उस बंदे के अंदर कि उसने कुछ करना है लाइफ में, वेरी अर्ली ही नोज कि यार मुझे ये एक मीडियोकर जॉब नहीं करनी है, बेशक। मुझे खुद को इम्प्रूव करना है, आगे बढ़ना है। तो उसका स्किल भी पीछे रह जाता है, उसका नॉलेज पीछे रह जाता है, उसका जो पैशन है वो बहुत आगे लेके चला जाता है। फिर जब हम लोग वर्कशॉप्स करते हैं, लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, तो दो फैक्टर मैंने ऐसे देखे। अगर कोई शख्स अपनी लाइफ में उनको अडॉप्ट कर लेता है, भले वो किसी फील्ड में है, चाहे वो एंकर है, वो कैमरा पे बैठा है, वो डायरेक्टर है, किसी भी इंडस्ट्री में है, अगर वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंडसेट को चेंज करता है, यानी उसका एक कंप्लेनिंग माइंडसेट नहीं है बल्कि ग्रोथ माइंडसेट है। जी। कंप्लेंट्स तो आप सुबह से शुरू हो जाएं तो रात तक हर बंदा आपको 100 ला के बता देगा। तो व्हाट थिंग दे कंसंट्रेट ऑन के जो हो रहा है मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो मैं कर सकता हूँ वो मेरे कंट्रोल में है, कि आज का दिन मेरा 24 घंटे का कैसे गुजरेगा ये मेरे कंट्रोल में। एंड ही वी स्टार्ट स्टडिंग at least 20 to 30 minutes every day of his own relevant field and he makes 20 points every day कि यार आज मुझे ये काम करना है अपने फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, चाहे उसमें चंदे की वो कवर करता है। आफ्टर 1 year ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन। इफ़ ही टारगेट्स कि आई हैव टू बी 10% ऑफ माई फील्ड वॉट एवर द फील्ड यू आर इन, तो आप देखेंगे अगर ये दो काम सिर्फ वो करे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इज टू डू थिंग लिस्ट एंड व्हाट 20 थिंग्स ही शुड डू गो do to come into 5% or top 10%, after 1 year he'll be in a very different position. सो मेरे ख्याल से भी हमारी जो मेजॉरिटी अवाम है, जो एक सबसे बड़ी बीमारी में मुब्तला है, वो मीडियोक्रिटी की है। कोई एक्सीलेंसी को चेज़ नहीं करता, वो पैशन और एम्बिशन हमें ना दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है। हमें बस अपनी कंफर्ट ज़ोन में ही रहना है, बाहर निकलने से हम घबराते हैं और कभी भी ग्रोथ आपको डिस्कम्फर्ट के बगैर आती ही नहीं है। तो इस तरह के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए दुनिया में सिर्फ जो मेडियोकर है ना वो मुतमईन मरता है क्योंकि उसने आगे ही नहीं बढ़ना होता। बेशक। तो जो शख्स आगे बढ़ना चाहता है वो कभी मेडियोकर पर रुक नहीं सकता। द थिंग इज दैट you have to decide, you are the driver of your life। आपको कोई बंदा मोटिवेट नहीं कर सकता, कंपेल नहीं कर सकता अनलेस कि आप खुद फैसला ना करें। जब तक कोई शख्स ये डिसाइड करता है कि उसको कहाँ जाना अपनी लाइफ में, प्रोफेशनली, रिलेशनशिप में, इकोनॉमिकली, व्हाटएवर, वो फैसला उसके अपने हाथ में है और फिर उसका वो फैसला उसके एक्शन को ड्राइव करता है। इफ़ समबडी डिसाइड्स एंड वर्क एवरी डे इन द डायरेक्शन ऑफ हिज गोल, तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से वो वहाँ पहुँच जाता है। तो तो कम बस। आपकी बात बड़ी अच्छी आपने की कि हमारे यहाँ जो हमारा माइंड है ना, हमारा ब्रेन जो है, दैट इज़ नॉट डिज़ाइन फॉर सक्सेस, जी। दैट इज़ डिज़ाइन फॉर कंफर्ट, सेफ्टी, कि मुझे कुछ परेशानी ना हो, मुझे कुछ ऐसा ना करना पड़े, धूप ना लग और जाए। बस सर्वाइवल है तो ठीक है, एग्ज़ैक्टली, हमें बाहर क्यों जाएँ? बाहर क्यों जाएँ? तो व्हेन यू कंट्रोल योर ब्रेन देन यू थिंक नो, मुझे कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना है और कुछ बेहतर करना है।
अच्छा, तो ऑब्वियसली बहाने, यही बात होगी ना कि हमें बहाने ढूँढना बड़ा आता है, हर चीज़ में कुछ भी हम करना स्टार्ट करना चाहें, तो सबसे पहले तो हमारा वही काम होता है, बजाय इसके कि हम सोचें कि हम किस तरह उसमें एक्सीलेंस हासिल कर सकते हैं, हम बहाने ढूँढने लग जाते हैं कि यार नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये हो सकता है, वो हो सकता है, फेलियर से डर जाते हैं हम। तो इसी तरह आप देखें, सक्सेस का फ़ॉर्मूला भी फिर यही हो गया कि आपने बस खुद को टनल विज़न करना है। अपना अपने आपने खुद ड्राइविंग सीट में आना है, बैक सीट में नहीं बैठ जाना। आपका दिमाग आपके कंट्रोल में होना चाहिए, बजाय इसके कि आप उसको खुद पे हावी कर लें। तो सक्सेस का फ़ॉर्मूला भी आपके ख़्याल में बस यही हो गया ना, सिंपल दो सा? दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, होता क्या है, जो प्रोक्रेस्टिनेशन या जिसे बहानेबाज़ी कहते हैं, जी। होता ये है कि आप अगर एक काम करना चाहते हैं लेकिन आपका दिल नहीं चाह रहा उस काम करने को, तो देयर इज़ अ 2 मिनट रूल। आप उसको सिर्फ 2 मिनट के लिए करना शुरू कर दें, 1 दिन के अंदर। आपने कोई बुक पढ़नी है, आपने कोई स्किल सेट सीखना है, आपने कोई लैंग्वेज सीखनी है, आपने एग्ज़ाम के अंदर आगे बढ़ना है। तो 2 मिनट से शुरू करें एंड शो एवरी डे फॉर 2 मिनट्स। यू विल सी दैट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो 2 मिनट जो हैं आपके, चाहे रनिंग है, चाहे एक्सरसाइज़ है, चाहे आपने कुरान की तिलावत शुरू करनी है, आपने नमाज़ पढ़नी है, किसी भी अच्छी आदत को आपने अडॉप्ट करना है। यू स्टार्ट विथ 2 मिनट्स कि यार हर रोज़ 2 मिनट तो करना ही है। तो आप देखेंगे इससे बहुत चेंज आता है। और फिर एक 5 सेकंड रूल मैंने बड़ा देखा इम्पोर्टेंट है, कि होता ये है कि अभी हम बैठे हुए हैं, हमने देखा यार टाइम हो गया है, अज़ान भी हो गई है, चलें अभी पढ़ लेते हैं, नमाज़ पढ़ लेते हैं। बट इफ़ यू काउंट 5 4 3 2 1 और उठ जाएँ और जाके पढ़ लें, तो देन इट चेंजेस अ लॉट इन यू। द 5 सेकंड रूल में पूरी बुक भी है, आप देखेंगे इसमें बहुत सारी वीडियोज़ भी हैं। तो दीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट 2 थिंग्स के बजाय इसके कि आप महीनों एक काम ना करें, आप उसको 2 मिनट के लिए शुरू कर लें। और इससे पहले कि आपको ब्रेन आपको कंफर्ट ज़ोन में ले जाए, यू काउंट 5 4 3 2 1 एंड स्टार्ट दैट थिंग। दैट चेंजेस अ लॉट। अच्छा, तो सर आप मुझे ये बताएँ कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सिग्निफिकेंट ग्रोथ, और स्पेशली अगर हम देखें तो ग्लोबलाइजेशन का दौर है और वो और भी बहुत ज़्यादा दरवाजे खोल देता है। तो क्या स्कोप है हमारे उन नौजवानों के लिए जो कि इस इंडस्ट्री में आने का सोच रहे हैं? देखिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आपकी इस वक़्त सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जो हायर कर रही है ग्रेजुएट्स को, इन द शेप ऑफ फार्मासिस्ट, इन द शेप ऑफ ग्रेजुएट्स, इन द शेप ऑफ साइंस ग्रेजुएट। यानी तकरीबन को 5 मिलियन के करीब लोग काम कर रहे हैं जो ग्रेजुएट्स हैं फार्मा इंडस्ट्री में। It's one of the best industry to start a career for a person who's a graduate in any domain, I tell you. और ख़ास तौर पे अगर मार्केटिंग में आते हैं, यू हैव बिग स्कोप। और आपके कॉन्सेप्ट्स और आपका विजन क्लियर है, विद इन फ्यू ईयर्स यू विल गेट दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इसी तरह जो लोग प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं, क्यूए में जाना चाहते हैं, क्यूसी में जाना चाहते हैं, या इवन बिजनेस में आना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे स्टार्ट फ्रॉम समवेयर एंड लर्न फॉर 1 ईयर होल हार्टेडली। वो कहते हैं कि कोई भी काम आप 20 मिनट डेली कर लें तो 1 साल के बाद 95% उन लोगों में से बेहतर होंगे उस फील्ड में जो लोग हैं। तो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड योर डायरेक्शन एंड योर विजन एंड योर विलिंगनेस टू इम्प्रूव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आइदर इट्स अ फार्मास्यूटिकल फील्ड और मीडिया और एनीथिंग। मार्केटिंग तो एक बहुत वाइटल रोल प्ले करती ही करती है, बेशक वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो या कोई भी हो। तो कितना एम्फसाइज़ करना चाहेंगे आप उन लोगों के लिए जो कि स्टार्ट कर रहे हैं ये? देखिए, मार्केटिंग मैं कहता हूँ कि इसमें अपनी सैलरी आप खुद डिसाइड करते हैं। वेयर यू वांट टू गो, यू डिसाइड, यू राइट योर पे चेक योरसेल्फ। बिकॉज़ ये पूरी दुनिया आपके सामने खुली हुई है। और मार्केटिंग के अंदर सक्सेस का जो रेट है, यानी आप किसी भी फील्ड को आप कंपेयर करें, आप उसका थोड़ा-सा अगर आप रिसर्च करें, तो यू विल सी कि मार्केटिंग फील्ड के अंदर 5 साल में एक बंदा जिस इनकम लेवल पे पहुंच सकता है, किसी और फील्ड में शायद 15-20 साल में पहुंचे। सो वन ऑफ द मोस्ट रिवॉर्डिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट फास्ट रिवॉर्डिंग फील्ड, इफ यू वर्क हार्ड एंड यू स्टडी हार्ड एंड यू चेंज योर माइंडसेट। और स्पेशली आजकल के दौर में जब हर अगले बंदे के पास इंटरनेट की एक्सेस है। एग्जैक्टली। तो टू रैप थिंग्स अप सर, आप जाते-जाते कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देते जाएँ उन लोगों को जो कि अपना ये एक इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं? देखिए, पहला सवाल तो वही व्हाट एंड व्हाई से शुरू हो रहा है हाँ ना, जी। कि आप क्या करना चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं। पहले तो इसका आप जवाब दें एंड देन फाइंड द रीजंस व्हाई यू वांट टू डू दैट। एंड देन व्हेन यू शॉर्टलिस्ट कि यार
मेरी सेल्फ अवेयरनेस ही है। फॉर एग्जांपल एक बंदा 35 साल का हो गया, वो कहे कि मैंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में आना है, तो उसको रिव्यू करना चाहिए। अब वो नहीं आ सकता, एज गुजर गई ना, चाहे वो हर रोज़ मेहनत करे। एक बंदे के पास अल्लाह ने सलाहियत नहीं दी सिंगिंग की या पेंटिंग की या किसी भी आप कह लें कि जो आपके शोबिज़ की जो आपकी सलाहियतें हैं, वो बहुत कोशिश करेगा, सिंगिंग सीखेगा, शायरी सीखने की कोशिश करेगा, 1 साल के बाद ही विल बी बेटर बट कैन नॉट बिकम अ प्रो। तो यू रियलाइज़ व्हाट यू आर गुड एट फर्स्ट एंड देन इम्प्रूव योर स्किल एवरी डे। जैसे मार्केटिंग एक स्किल है, लीडरशिप एक स्किल है, मैनेजमेंट एक स्किल है, सेलिंग स्किल एक स्किल है। ये वो चीज़ें जो सीखी जा सकती हैं। इनमें अगर आप बेहतरी करते हैं, मेहनत करते हैं, तो किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। दुनिया के टॉप 5 में जा सकते हैं, पाकिस्तान के टॉप 10 में जा सकते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस इज़ द बेसिक थिंग, that you know yourself कि what are your strengths, your weaknesses, your opportunities and your threats, and you improve your strength and get rid of your weaknesses, get the opportunities you have and get away from the threats. So then thank you very much sir, it was truly an honor hosting you और Thank you. मुझे तो बहुत मज़ा आया और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों के लिए भी ये इंतहाई एजुकेटिव रहा होगा और आपकी एस्पिरेशंस को भी मोटिवेशंस मिली हों। तो बस फोकस्ड रहें, टनल विजन रखें और बाकी कामयाबी खुद आपके पाँव चूमेगी। अगली एपिसोड तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।